Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का important topic vector form of Coulomb's law। vector form of Coulomb's law में स्टूडेंट मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, वो मैंने की पॉइंट्स के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिख दिया है। मैंने लिखा है स्टूडेंट मीनिंग ऑफ F12 एंड F21, सेकेंड इज मीनिंग ऑफ F12 वेक्टर एंड माइनस F21 वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, F12 vector and minus F21 vector, and also the definition of Coulomb's law. What is the definition of 1 Coulomb? And here similarity and dissimilarity of between electrostatic force and gravitational force, and limitation of the Coulomb's law. Also we discuss in this video many numericals, conceptual numericals which is based on the Coulomb's law. Okay students, we start the topic. Vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Okay beta, this is the article. You know that we know that electrical force act between two stationary point charges when these point charges are at rest in vacuum or air. What will be? Here we know that electrical force between two stationary point charges placed at a distance r in vacuum or air, vacuum or air, क्या होगा फॉर्मूला? ये होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा है, ये होता है कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। अब मुझे वेक्टर फॉर्म इसका डिस्कस करना है, तो मैंने क्या देखा, पहले मैंने दो चार्जेस रखे, दिस इज द सेंटर ऑफ चार्जेस। ये फर्स्ट सेंटर हो गया चार्ज का, ये हो गया सेकंड। इसको मैंने बोला Q1 और इसको बोला Q2। देखो कूलॉम्स लॉ में स्टूडेंट तीन कंडीशन पॉसिबल है जहां पर आप दिखा सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो दो कंडीशन होती हैं जिसमें दोनों चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो वो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स को करते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक कंडीशन ले रहा हूँ कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। मैंने कंडीशन ले ली, हमने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, हो सकता है दोनों नेगेटिव हों लेकिन मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस एंड प्लस। ये हो गई लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ चार्जेस, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ओके, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम r। अब देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ से मुझे यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो r12 डिस्टेंस क्या होगी, r12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r12 वेक्टर का मॉड वो भी वही होगा, r1 यहाँ से 1 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस भी वही है और 2 से लेकर के 1 तक की भी डिस्टेंस वही है। तो r21 वेक्टर लगा दूं मैं, और ये इक्वल किसके है, r के इक्वल है। इतनी बात आसानी से समझ में आ गई। फिर मुझे क्या डिस्कस करना है, फिर मुझे बात करनी है कि 1 पर फोर्स चाहिए 2 की वजह से। क्या चाहिए, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कैसे निकालोगे, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स देखना है, तो क्या होगा, F12 मतलब 2 की वजह से फोर्स चाहिए 1 पर, 2 की वजह से 1 पर, तो ऐसे लिखा, और यही फॉर्मूला रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ से, इसको मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म।
तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म बना दिया, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिख दिया। के ये मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 ये भी स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर ये भी स्केलर में है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इस राइट साइड हैंड साइड को भी आपको वेक्टर बनाना है। तो मैग्नीट्यूड हो तो क्या कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर दो कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखना पड़ेगा F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर काम कर रहा है। तो ये है 1, और 1 पे देखा गया 2 की वजह से, इसका मतलब 2 से 1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखिए 1 पे देखना है 2 की वजह से, तो 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ होगा 1 2 1, और ये हो गया यूनिट वेक्टर, 2 से 1 हो गया। अगर मैं बात करता इधर के लिए, इधर की बात करते 1 से लेकर 2 की तरफ, 1 से लेकर के 2 की तरफ, तो ये कितना आता, ये आ जाता 1 2 कैप, R12 कैप। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 1 पे था 2 की वजह से, 1 पे है 2 की वजह से, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपने देखा ये मैच कर रहा है, तो R1 यहाँ लिखा R21 कैप। अब आप समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यहाँ R12 की वैल्यू क्या होगी, सिंस R21 कैप जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आप ये जानते हो वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ ले सकते हो वेक्टर ए अपॉन मॉड की वैल्यू लिखो, ये मॉड ए हो जाता है। तो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट गिव्स क्या, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड लिख दोगे। ओके, और आप देख रहे हो R21 हो या R12 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, R की इक्वल होती है, R21 वेक्टर अपॉन R आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R21 वेक्टर अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन R21। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गई। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये होता है। अब मैं दूसरा बता दूं आपको कैसे होगा। आपने अभी निकाला F12, अब आप निकालो, क्या निकालोगे, ये हो गया F12। अब निकालोगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी थी, हमने लेट किया था कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंसिडरेशन है। अच्छा, इस पे निकालना है, तो इस पे जो फोर्स होगा तो रिपल्सिव हो, इस पे क्या था, इस पे भी रिपल्सिव था, दोनों सेम चार्ज से। तो ये वाला आया था 1 2, और ये वाला है आपके पास F21। अब इस पे कैसे निकालोगे, F21 की वैल्यू कैसे होगी। अब देखोगे आप F21, इसको देख के देखो, F21 क्या होगा, F21 इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या था, F1 की डायरेक्शन में क्या था, F1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, F12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये वाला था। इसकी डायरेक्शन में कौन सा है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये वाला है, मतलब इधर से कौन सा वेक्टर काम कर रहा है, वो है R12। यहाँ से क्या आ गया R12 कैप। इसको सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, इसको क्या ले सकते हो, अगेन इसको ले सकते हो आप R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। और देखोगे यहाँ से आएगा R12 वेक्टर अपॉन ये फिर R आ जाएगा, क्योंकि R12 की वैल्यू भी देख रहे हो आप कि मैग्नीट्यूड वाइज इनके बीच जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, R ही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया R12 वेक्टर अपॉन R, ये कन्वर्ट हो गया R12 वेक्टर
इज इक्वल टू आर F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन RQ, और यहाँ से आया R12, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गई। इट इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, अब यहां से देखो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट को ले लो चाहे इक्वेशन सेकंड के ले लो, क्या जानते हो, हम ले लेते हैं इक्वेशन, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, हियर R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर। आप ये पोजीशन चेंज करोगे तो आगे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाता है। जैसे आप लिखते थे वेक्टर ए बी, आप वेक्टर ए बी लिखते थे तो क्या लिखते थे, इसको अगर आगे पीछे करना है तो ऐसे आ जाता था, अगर इसको पोजीशन चेंज कर दी तो आगे माइनस आ गया। स्केलर होता तो कोई चेंज ना होता, आप इस ए 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ ऐसा हो गया, तो मैंने क्या किया, अब R12 की जगह पे यूजिंग सेकेंड, अब यहाँ R12 जगह पे ये पुट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस R21, ये आ गया। अब देखो यहाँ माइनस बाहर लियो, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21। अब देख रहे हो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू होती है F12 की, क्या होती है F12 की, तो ये वैल्यू हो गई F12 वेक्टर की। यहाँ से आपने एक कंक्लूजन निकाला, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12, यह आपको एक कंक्लूजन मिल गया। तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप तो एक तो पहले ये पता चला कि क्या होती है मीनिंग F12 की। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 Q2 चार्ज। इसका मतलब होता है फोर्स F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ मीनिंग क्या बता रही है आपको, F12 वेक्टर और माइनस F21 वेक्टर का क्या मीनिंग निकल रहा है, यहाँ से स्टूडेंट ये मीनिंग निकलता है, इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। दैट इज फोर्सेस exerted by 2 point charges on each other। क्या लिखोगे इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये आ रहा है, फोर्सेस exerted by 2 point charges on each other equal in magnitude but opposite in direction। ये आपको यहाँ से लाइन मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसको काउंट कर लोगे, इसका मीनिंग निकल आया कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अच्छा, यहाँ तक ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, कैसे डिफाइन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, नोट कर लीजिए इसको। Now come to the definition of Coulomb's law. What is the definition of Coulomb's law? Oh, sorry, definition of 1 coulomb from Coulomb's law. Definition of 1 coulomb from Coulomb's law.
तो आप जानते हो कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको मालूम हो गया। अच्छा ये मालूम हो गया तो आप क्या लिखते हो, यहाँ से ये न्यूटन में आ गया। अब देखो आप K की वैल्यू क्या लिखते हो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखते हो। अब यहाँ एज्यूम कर लो, लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड R इक्वल टू 1 मीटर। इतना एजम्पशन ले लिया आपने। अब क्या निकला आपको, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो F कितना आया, देन F इज इक्वल टू आपको मिल गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मिल गया। अब यहाँ से डिफाइन करिए आप, देयरफॉर अब क्या मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज, कैसा चार्ज है, इज दैट चार्ज। यहाँ से 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज। अब ये दैट चार्ज किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट which repels with an electrostatic force on the similar charges, force 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। इतने फोर्स के न्यूटन से वो सिमिलर चार्जेस को रिपल कर रहा है, केप्ट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, और रखे कहाँ हैं, 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम आर एयर। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज विच रिपेल्स, क्या करता है, रिपेल करता है विथ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सिमिलर चार्जेस, ये हो गया, ऑन द सिमिलर चार्जेस फोर्स इतने न्यूटन, केप्ट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम आर एयर। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कुछ, चार्ज विच रिपेल्स, आई थिंक रिपेल में रिपेल्स, okay, repels with an electrostatic force, correct? This is the definition of student 1 coulomb on the basis of Coulomb's law. Okay, this is also completed. Now come to the next, third, similarity and dissimilarity. First we take similarity, okay, here electrostatic force, and here gravitational force. क्या दोनों में सिमिलरिटी होती है, कुछ आइडिया है? एक तो अभी आपने फट से निकाल के एक पॉइंट बनाया था, और वो पॉइंट क्या था कि ये फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, मीन्स ग्रेविटेशन क्या लिखा, इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ आपने निकाला था अभी F12 इक्वल टू माइनस F21, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो एग्री करता है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट आल्सो भी ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखोगे कि जो ये फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द चार्जेस, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द सेंटर ऑफ, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, मीन्स ये सेंट्रल फोर्स होता है, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट आल्सो सेंट्रल फोर्स। क्यों होता है सेंट्रल फोर्स? बिकॉज it acts along the line joining two charges,
सेंटर टू सेंटर। नाउ वी टेक नेक्स्ट। और आप सोच सकते हो बहुत आसान होते हैं ये। आपने पहले ओबे करा दिया, सेकंड में सेंट्रल फोर्स बता दिया, थर्ड में आप देखोगे क्या मिलेगा। थर्ड में आप सोचोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा कि ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ओबे करता है, ओबे द इनवर्स स्क्वायर रूल। ये होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इट आल्सो ओबे एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ एफ जी होता है, यहाँ एफ ई होता है। ये भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी फॉलो करता है। कोई और एग्जाम्पल सोचिए आप, कोई और पॉइंट बना लीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बुक्स में, आप आसानी से इनको बना सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने देखा न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, सेंट्रल फोर्स होता है, और उसके बाद आपने देखा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और आप जानते हो कि ये हो फोर्स चाहे ये फोर्स हो, दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इट आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। तो आप देख रहे हो बहुत सारी सिमिलरिटीज तो आपको मिल गई। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या है, ये सिमिलरिटीज है। ये आपके पास सिमिलरिटीज हैं। हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं डिससिमिलरिटीज। ओके, जैसे एक तो बहुत ही फेमस है डिससिमिलरिटी में, आप जानते हो क्या, पहला जो आप पॉइंट बनाते हो वो देखते हो कि ये जो फोर्स होता है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव का भी हो सकता है, लेकिन इट ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा, ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। ये होता है एफ जी प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और ये होता है एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ओके, थर्ड की बात करोगे, ये मीडियम डिपेंडेंट है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। It is medium dependent. It does not depend upon medium. ओके बेटा, तो देखा आपने, एक तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव की प्रॉपर्टी हो गई कि अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, या अट्रैक्टिव ही होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। फिर क्या हो गया, फिर देखोगे ये डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है, ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और आप सोच सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा ये डिफरेंस और भी है कि आप जानते हो जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ की, यहाँ देखते हो ये लॉन्ग रेंज होता है। क्या होता है, ये वीकर फोर्स होता है, सॉरी ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसे होता है बताते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये कैसा है, वीक फोर्स होता है। अब अगर देखो आप, फॉर्मूला होता है एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखो वैल्यू ऑफ जी कितना होता है, वेल जी इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। कहाँ से देखा मैंने, यहाँ से। न्यूटन इसका होगा, मीटर स्क्वायर होगा, के जी स्क्वायर होगा। इधर क्या होता है, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखोगे आप न्यूटन, तो वेयर
k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। अब देख रहे हो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से बहुत बड़ी है। जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो जो भी कुछ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे वो बड़ा आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बेटा, नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक, limitation of Coulomb's law. What are the limitation? These are the dissimilarities. मैंने पहले आपसे सिमिलरिटी डिस्कस की, फिर डिससिमिलरिटी डिस्कस की, और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या होती है लिमिटेशन। क्योंकि लिमिटेशन मालूम रहेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम जब लोगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ तो फिर आप समझ पाओगे कि कहाँ इसकी वैलिडिटी है, कहाँ पे इसकी वैलिडिटी नहीं है स्टूडेंट। ओके, वी टेक लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि ये एप्लीकेबल ही कहाँ होता है। क्या लिखोगे आप इसको? इसको आप लिखोगे इट इज वैलिड only for point charges, only for point charges, not for extended charges, extended charges. Okay, when charges are at rest, charges are at rest, ये ध्यान रखना है। चार्जेस जब रेस्ट पे हो और वो पॉइंट चार्ज हो तभी ये अप्लाई करोगे, पहली हो गई। सेकंड क्या होता है, बोथ द चार्जेस आर इन मोशन, इट इज नॉट अप्लीकेबल, इट इज नॉट अप्लीकेबल। अगर दोनों चार्ज मोशन में हो जाए तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड होता है इफ वन चार्ज इज इन मोशन एंड अदर इज एट रेस्ट, इट अप्लीकेबल। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये अप्लीकेबल हो जाए। क्या होगा, पहले दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज हो, रेस्ट पे हो, आप लगा सकते हो, ठीक है। दोनों चार्जेस मोशन पे हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन मैंने क्या बता दी कि अगर एक चार्ज मोशन पे है दूसरा रेस्ट पे है तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होती है, अगर पहले मैं इजी बता दूं, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओके स्टूडेंट, it is not a universal law, it is fifth number, it is medium dependent law, medium dependent law। Okay, and last is, and very important, because if the distance between the charges, क्या होगी स्टूडेंट, if the distance between the charges is less than atomic size, समझ रहे हैं आप क्या होता है? if the distance between the charges is less than the atomic size, ऐसा भी कह सकते हो कि लीस्ट डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, इससे कम हो गई तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लीस्ट डिस्टेंस होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इससे कम हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम बदल जाएगा, वहाँ पे कुछ नए नाम से फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस में काम करता है, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगा, ओके, ये फोर्स डोमिनेंट होगा और कोई ये फोर्स बदल करके कोई दूसरा फोर्स वर्क करने लगेगा। तो क्या हो गया, लेस देन, ये आप याद रखोगे, लेस देन
atomic size. Okay, it loses its validity. अगर डिस्टेंस कम हो गई तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लॉस हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द लिमिटेशन. नाउ वी टेक प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, और आपको लगेगा कि कूलॉम्स लॉ किस लेवल तक क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है. ओके, now we take first problem. Find least coulombs force between the charges kept at a distance 1 meter in vacuum or air. ओके, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया. तो आपको सोल्यूशन देना है. आपको क्या चाहिए? लीस्ट कूलॉम फोर्स चाहिए. लीस्ट कूलॉम फोर्स F चाहिए, और F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ K क्या होता है? 9 इंटू 10 द पावर 9 होता है. फिर आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये हो गया F. अब देखो जरा, जो मिनिमम चार्ज है जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है वो कितना है? वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन प्रोटॉन है. क्या लिखोगे? मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर Q1 Q2 विल बी इक्वल टू, वो दोनों के इक्वल हो जाएगा. और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. It is the charge on electron. Okay. अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया. यहाँ वैल्यू पुट करोगे, क्या देखोगे? F इज इक्वल टू 1 मीटर ऑलरेडी दे रखा है. आप यहाँ R की वैल्यू पुट करोगे. 9 into 10 to the power 9, 1.6 10 to the power minus 19, 1.6 10 to the power minus 19, and here 1 मीटर स्क्वायर. अब आप क्या करोगे? इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या स्टूडेंट आंसर मिलेगा? 2.3 10 द पावर माइनस 28 न्यूटन. अब आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर आपका मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है. Charge Q is divided in two parts such that placed at a certain distance experience maximum electrostatic repulsive force. एक किसी चार्ज को ब्रेक करना है, उसके दो पार्ट बनाने हैं, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपको रखना है कि उनके बीच क्या लगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करे. फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस. सिंपल क्वेश्चन हो गया. आप क्या करोगे? सॉल्यूशन देखो. मान लो आपने क्या किया, कोई चार्ज Q था, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. एक हो गया Q, दूसरा हो गया Q माइनस Q. तो अब इनके बीच में क्या करोगे? आप फोर्स लगा लो, फोर्स निकालो यूजिंग कूलॉम्स लॉ. और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं दोनों. हमने कहा ये R डिस्टेंस पे हो गए. दोनों डिस्टेंस क्या हो गई? R हो गई. तो F इज इक्वल टू आएगा K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर. कितना मिल गया? अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए.
के क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू, और क्या आएगा जाके अपॉन आर स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना आ गया। अब कह रहा फॉर मैक्सिमम फोर्स, अगर फोर्स मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या देखोगे आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dF बाई dq करना पड़ेगा। जब आप dF को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू q, क्यों? क्योंकि r फिक्स है, q फिक्स है, यही तो वेरिएबल है, ये कम ज़्यादा होना है, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। अंदर करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2q, इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका सिर्फ आएगा q इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो 2q माइनस ये आप q के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ से तो आप देख रहे हो q, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा सिर्फ q। आपने q लिखा, एक लिखा था q, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, एक होगा q और दूसरा होगा q माइनस q, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा सिर्फ q q, ये q और यहाँ आएगा q स्क्वायर, और जब आप इसको करोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ q और यहाँ पे आएगा 2q। अच्छा, तो आप क्या लिख सकते हो, q माइनस 2q इक्वल टू 0। देख लो एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट, ये है q और ये वाला हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस हो गई बीच की, फिर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू q, तो करोगे इसका क्या, q का हो गया 1, तो ये q आ गया, इस q स्क्वायर का हो गया 2q, तो ऐसा आया। तो यहाँ से q इक्वल टू मिलेगा 2q। तो अब चार्जेस देख सकते हो, अब आप देखोगे तो q को आपने डिवाइड किया, एक था q और दूसरा था q माइनस q, तो इसका मतलब 2q माइनस q इक्वल टू q आएगा, ये तो q ही है, इसका मतलब आंसर एक ये होगा और एक आंसर ये होगा। हेल्स charges will be value of charges, hence value of charges will be q and q। ओके, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसी में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दो चार्जेस दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, दो चार्जेस दिए जाते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मान लो दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है चार्ज Q1 और एक है चार्ज Q2। अब इस बॉडी A से इस बॉडी B, बॉडी A और B है दो, इनमें चार्जेस Q1 और Q2 हैं। हमने कहा इस बॉडी A से चार्ज निकल गया Q, इस बॉडी से Q चार्ज रिमूव है, Q रिमूव्ड, इस बॉडी से इतना रिमूव हो गया, तो इस पे चार्ज कितना बचा, इससे बच गया Q1 माइनस Q और इस पे बच गया Q2 प्लस Q। इससे गया तो कम हो गया, इस पे पहुंच गया तो ये हो गया ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ चार्जेस, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्जेस, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो सिंपल सा काम है, आप देख लो पहले कि यहाँ ये दोनों मालूम है, अब दोनों के बीच में और ये सर्टेन डिस्टेंस पे रखे थे, इनका एक सर्टेन डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस क्या रहा होगा, आर रहा होगा। तो आप फोर्स लगा लो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। समझ रहे हो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। दो आपके पास कोई बॉडी है ए एंड बी, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, मैंने दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर ट्रांसफर हुआ चार्ज Q फ्रॉम वन बॉडी ए दूसरे पे पहुंच गया, तो एक पे कम हो गया, एक पे ज़्यादा हो गया, तो मैं दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो निकाल सकता हूँ। अब मैं दोनों के बीच में फोर्स निकालता हूँ तो आपको यहाँ से फोर्स स्टूडेंट मिल जाता है। ओके, जब आप फोर्स काउंट करोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से F इज इक्वल टू मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा Q1 माइनस Q और दूसरा मिलेगा
Q2 प्लस Q अपॉन बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। यहाँ से देखोगे जरा सा क्या मिलेगा जाके, के इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q1 Q2 फिर आएगा माइनस Q और Q2, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Q1 माइनस Q स्क्वायर, कितनी वैल्यू मिल गई, और यहाँ हो गया आर स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, जब चार्जेस जाएंगे तो ये एक मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ चार्ज चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स ये कंडीशन लगाइए, तो dF अपॉन dQ लगाया मैंने, जीरो किया, यहाँ से क्या करो, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका आएगा Q1 Q2, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Q, क्या निकलेगा Q2, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Q1 और यहाँ से आएगा -2Q। तो यहाँ से देखोगे आप जीरो, ये तो ऑलरेडी EF जीरो हो चुका है, ये कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इसका किया, इसमें तो कुछ होना नहीं है, इसमें कुछ DQ है नहीं, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये टर्म पूरी तरह से जीरो हो गया। इसमें देखो Q था तो Q2 बच गया, इसमें Q है तो Q हट गया, Q1 आ गया, इसका ये हो गया। यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो, Q की वैल्यू निकालोगे 2Q = Q2 + Q1, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई Q1 + Q2/2। जब Q निकाल सकते हो तो अब आप वैल्यू ऑफ चार्जेस बता दो, वैल्यू ऑफ चार्जेस क्या होगी, वैल्यू ऑफ चार्जेस पहला क्या होगा, पहला होगा Q1 - Q, तो Q1 माइनस और ये वैल्यू कर दो Q की, Q1 + Q2/2, तो यहाँ देखोगे क्या आएगा, 2Q1 - Q1 - Q2/2, यहाँ से वैल्यू आ गई Q1 - Q2/2। तो ये तो हो गया चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए आ गया। दूसरा निकालो चार्ज ऑन बी, बी भी निकालोगे तो क्या आएगा, Q2 + Q, तो यहाँ से Q2 रहेगा प्लस Q1 + Q2/2, ये ऐड कर दीजिए इसमें, क्या देखोगे 2Q और ये हो गया Q, 3Q + Q1/2, ये हो गया चार्ज ऑन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आप ये भी कर ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। दो बॉडी है जिन पे आपके पास चार्जेस दे दिए गए हैं, और जब किसी एक बॉडी से Q चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, रिमूव हो जाता है इस बॉडी से इस बॉडी पर, तो कहते हैं कि यहाँ चार्ज ये बच गया और यहाँ पे चार्ज ये आ गया। अब इनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो मैं लिख दूँ चाहे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स exerted, अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। हो गया स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं और आपको बताऊं कैसे बनता है। इस पे आपके पास मैंने दे दिया कोई दो बॉडीज है, बॉडी ए, इस पे चार्ज Q, और दूसरी बॉडी B, इस पे भी चार्ज Q, ओके। और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है R, करेक्ट। अब ये बॉडी चार्ज है, ये भी बॉडी चार्ज है, ये भी चार्ज। अब एक बॉडी मेरे पास अनचार्ज है, सेम साइज की, साइज सेम है, सेम साइज ऑफ A एंड B, A और B जैसे हैं वैसे ही सेम साइज की मेरे पास एक दूसरी बॉडी है C, लेकिन ये कैसी है, ये है अनचार्ज, ओके, ये अनचार्ज है। तो मैंने क्या किया, फर्स्टली इसको टच कराया इसके साथ, ठीक, फिर इसको टच कराऊंगा इसके साथ, C टचेस फर्स्ट
A and then B and then removed. Okay, and then removed. A and B placed at same distance, as before. जैसे पहले थे उतनी डिस्टेंस में उनको रखना है। और क्या करना है आपको करना है यहाँ पे ये है कि ये दोनों चार्जेस जब आपने रख दिए तो उस कंडीशन पर न्यू फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम। अब आपको न्यू फोर्स निकालना है। पहले दो चार्जेस थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स F लग रहा था। ठीक है, जब आपने टच कराया C को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर न्यू फोर्स कैसा बनेगा वो बताना है। तो आप देखोगे सॉल्यूशन। तो पहली सिचुएशन तो ये है, ये इसमें प्लस क्यू चार्ज, ये A है, ये B, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक, दोनों की डिस्टेंस कितनी? दोनों की डिस्टेंस है आपके पास R, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। उसकी वैल्यू होती है कितनी? उसकी वैल्यू हो जाएगी K Q स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आपने एक वैल्यू बता दी, ये हो गया न्यूटन। अब क्या करना है? A टचेस फर्स्ट। क्या करना है? A टच करता है किसको? When C touches फर्स्ट A, तो चार्ज क्या होगा फिर दोनों पे? चार्ज ऑन A, चार्ज ऑन C कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज क्यों है, इस पे अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखूंगा Q प्लस 0/2 मीन्स Q/2। अब जो नई सिचुएशन बन के आई वो नई सिचुएशन में ये आ गया। और क्या होगा? जब इसका मतलब C के पास चार्ज आपको मिल गया। C के पास चार्ज कितना आ गया? C बॉडी के पास चार्ज आ गया Q/2। नाउ C टचेस विथ B, तो क्या आएगा? चार्ज ऑन B इक्वल टू चार्ज ऑन C। ये आएगा जाके C, B पे ऑलरेडी चार्ज Q है और C पे चार्ज आया है Q/2। ये हो गया डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आएगा, ये आ गया 3Q/2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? ये हो गया 3Q/4। इतना चार्ज आपको मिल गया। इसका मतलब अब चार्ज A पे कितना हो गया? सेम डिस्टेंस रखिए और B को उसने डिस्टेंस रखिए। ये हो गया A और B। ओके, ये A हो गया स्टूडेंट, ये हो गया B। आपने पहले चार्जेस फाइंड कर लिए, A B C पे कितना है। अब C को रिमूव कर दिया, कोई मतलब नहीं। A B पे अब चार्ज कितना आ गया? A पे चार्ज आ गया Q/2, डिस्टेंस वही है। तो F न्यू कितना आएगा? और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया? 3Q/4। तो न्यू फोर्स कितना आया? F न्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देखोगे Q की वैल्यू ये K Q/2 इंटू इसकी वैल्यू 3Q/4, और नीचे कितना आएगा? यहाँ से ये आएगा R स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी? ये मिलेगी 3Q स्क्वायर, ये हो गया 8, नीचे आएगा 8R स्क्वायर, और ये आ गया इतना। इसको लिख सकते हो 1/8 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है आपने देखा है अभी इक्वेशन फर्स्ट से। ये इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा? 3/8 F आ जाएगा। इसका मतलब F नेट की F न्यू कितना आ गया? F न्यू अब आपको मिल गया। F न्यू इज इक्वल टू आएगा 3/8 F। मतलब जो फोर्स पहले था टच करने के बाद फोर्स की वैल्यू ये आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है क्या कि बॉडी A और B दे दी जाए, उन पे चार्जेस हों,
उन पे चार्जेस हों और एक अनचार्ज बॉडी सी दे दी जाए, एक अनचार्ज बॉडी सी दे दी जाए और सी को पहले टच कराइए ए के साथ, ओके, फिर टच कराइए बी के साथ, टच कराने के बाद उसको मिड पे रख दीजिए, सी को मिड पे रख दीजिए और उस पर नेट फोर्स निकाल दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, ये आप पूरा नोट कर चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन कैसा बनता है, हमने कहा एक कोई बॉडी है और इस बॉडी के पास चार्ज Q है, ओके, दूसरी बॉडी आपके पास ये है B, इस पे भी चार्ज Q है, बीच की डिस्टेंस कितनी R है, ये चार्ज है, चार्ज, ये भी चार्ज, एक C बॉडी है अनचार्ज सेम साइज की, C अनचार्ज। क्या करना है, टचेस फर्स्ट, टचेस फर्स्ट, A and then B and put mid of the charges, find F net on C। आपको ऐसा दिया गया, अब देखिए जब A से टच कराते तो क्या होता है, when C touches to A तो क्या आएगा, Q A की जो वैल्यू होगी, जो Q C की वैल्यू होगी, चार्ज ऑन A चार्ज ऑन C कितने हो जाएगा, इस पे चार्ज है इस पे चार्ज नहीं है तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, Q प्लस 0/2, तो ये हो जाएगा Q/2, एक चीज निकाल आई। फिर क्या करोगे, when अब C पे चार्ज आ चुका है, when and then C touches to B तो क्या आएगा, Q B पे चार्ज कितना आएगा एंड QC। अब यहाँ वाला चार्ज डोमिनेट हो जाएगा, इस चार्ज को लेना रहेगा, ठीक है। क्या आने वाला है नया चार्ज, यहाँ देखो इस पे Q और इस पे आया है Q/2, Q प्लस Q/2 नीचे डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3Q/2 नीचे 2, ये आएगा 3Q/4, ये चार्जेस आपको मिल गए। अब आपको नया फिगर बन गया, ये बन गया A, ये बन गया B और ये बन गया, यहाँ हो गया C, तो A B और C। इस पे चार्ज आपके पास है Q/2, इस पे चार्ज है आपके पास B पे कितना आ गया, B पे आ गया 3Q/4, इस पे चार्ज कितना है, इस पे C पे चार्ज देख रहे हो आप, ये चार्ज नहीं लोगे क्योंकि फाइनली ये चार्ज आपको C मिल गया। तो यहाँ पे आया था ये QA, ये QB और ये मिल गया था Q', यहाँ पे Q', कितना आ जाएगा Q', 3Q/4। अच्छा अब जरा देखिए यहाँ से कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, इसकी वजह से कितना है F इक्वल टू, और डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी इधर, तो हमने क्या बोला, ये बोला FCA, ठीक, FCA कितना है, FCA की डायरेक्शन कितनी होगी, K टाइम्स, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो Q/2 × 3, इनका डिस्टेंस कितना होगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2 क्योंकि ये कहाँ पे है, मिड में। ओके स्टूडेंट्स, ये पहुँच गया हमारा मिड पे, और जब मिड पे पहुँच जाता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये होगा R/2 का स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, K यहाँ पे आ जाएगा कितना 3Q, ये हो जाएगा 3Q² और 3Q²/8, नीचे कितना आएगा R²/4। अब देखोगे ये कितना आने वाला है, K 3Q²/8 × 4/R², यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आएगा K 3/2 Q²/R²। इतनी वैल्यू आ गई FCA की। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो FCA की वैल्यू क्या आ गई है, FCA की वैल्यू आपको मिल गई है
k 3/2 q square upon r square. Now force on C due to B क्या आएगा, FCB निकालोगे तो क्या निकलेगा, K टाइम्स, इसकी वजह से यहाँ देखोगे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्जेस का, इसका मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, ये आएगा 9 q स्क्वायर अपॉन 16, नीचे आएगा r स्क्वायर अपॉन 4, तो ये यहाँ से मिल जाएगा K 9 q स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 अपॉन r स्क्वायर, ये दे देगा वैल्यू कितनी, ये वैल्यू दे देगा K 4 कैंसिल करोगे तो 9/4 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया FCB। अच्छा यहाँ जरा देखो इसी से, अब K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यहाँ कितना आया है, यहाँ है, तो इसको मैं बना सकता हूँ कितना, इसको अगर मैं लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो आप देखोगे इसकी जो डायरेक्शन थी वो FCB थी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसमें से जो बड़ा हो आप वहाँ से नेट निकाल सकते हो, अगर नेट निकालना है तो आप क्या निकालोगे, या इसी में कर लीजिए, आप निकाल लीजिए नेट क्या आएगा, F नेट किस पे, C पे, आप देखोगे ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है, R तो दोनों का सेम है, नीचे R दोनों का सेम है, ओके, ये 9/4 है और ये 3/2 है, तो देखोगे ये छोटा है और ये बड़ा, तो F नेट कितना आ गया, FCB माइनस FCA, दोनों का डिफरेंस कर दिया, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या कॉमन रहेगा, K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन है दोनों में, यहाँ 9/4 है और यहाँ 3/2 है। अब यहाँ से क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे कि एलसीएम ले लीजिए, K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ आएगा 18, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 8, तो ये वैल्यू मिल गई कितनी, K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा कितना 6/8, और इसको ले सकते हो 3/4 K q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इतने न्यूटन यहाँ से फोर्स आ जाता है। और डायरेक्शन कहाँ होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नेट फोर्स इधर जा रहा है, तो ये हो गया F नेट किस पर, C पर, डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स A, ये हो गया टूवर्ड्स A। ये होता है बेटा इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कूलॉम्स लॉ में बनते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको जितना हो सकता है उतना दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।